ताली बजाने का मनोबल बढ़ाया। उसके बाद में हमारे मित्र इसने देखी आपने हरियाणा का था, योगेंद्र मोदी, क्या बढ़िया बात कह दी, बहुत जोरदार कर दी। आप लोगों ने इसको उठा दिया और कविता तक आप लोग आ गए हंसी के साथ साथ, ये खुशी की बात है। वाह 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 वाह। और मैंने ये तालियां बजवाने के लिए नहीं कहा है, मैं ऐसा करता भी नहीं हूँ। हमारे मंच के कवियों को बड़ी बुरी आदत पड़ गई है साहब, हर कार्यक्रम में जो संचालक होता है बार बार तालियां बजवाता है, कविता कम सुनवाता है, तालियां ज्यादा बजवाता है। क्या बात है, उसकी भी ड्यूटी बेचारे की, क्या करे। मैं कभी तालियों के लिए नहीं कहता। अलबेला खतरी एक बार तालियां खूब बजवा रहा था, मैंने पूछा अलबेला खतरी ताली क्यों बजवाता है? बोला चौबे जी तालियों से कॉन्फिडेंस आता है। मैंने कहा नहीं कॉन्फिडेंस हो तो तालियां अपने आप आती। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो देखो आगे की नहीं आगे। तो 200 तालियां तो बजानी पड़ती है, लेकिन मैं एक ऐसा कवि हूँ, विनम्र कवि हूँ, तो तालियों के लिए कभी कहता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास में कॉन्फिडेंस है। तालियां कविता अच्छी लगे ताली बजाओ, नहीं हो तो कवि को बजाओ। आपको मजा दोनों में कैसे जाएगा? आप तो फिर भी संख्या में राणा साहब, आपकी सभा में होंगे शायद 300, 400, 500, 600 लोग। मैं तो वो अकेला कॉन्फिडेंस वाला कवि हूँ कि एक भी समझदार श्रोता सामने बैठा हो तो पूरी रात अकेले निकाल लेता हूँ। नहीं, विश्वास की बात है, बता देंगे आपको। अभी बरेली में प्रोग्राम था, वीपी सिंह साहब से पूछिए, इतने देश के बड़े लोकप्रिय कवि बैठे हैं बरेली उत्तर प्रदेश में। बहुत बड़ा पंडाल था, 60,000 आदमी पंडाल में था और 60 कवि मंच पर थे। उधर उतने ही होते, 60,000 आदमी पंडाल में, 60 कवि मंच पर। रात में 8 बजे शुरू होने वाले उस प्रोग्राम में जब मेरा नंबर आया तब सुबह के 4 बज रहे थे और पंडाल में केवल 2 लोग बचे थे, एक सुनने वाला, दूसरा सुनाने वाला। कोई और होता तो बेहोश हो जाता, लेकिन मैं तो कॉन्फिडेंस वाला हूँ। मैं न घबराया और मैंने एकमात्र उस श्रोता के सहारे अपना माहौल बनाया। मैंने उससे कहा कि आप जरूर मेरे लिए बैठे हैं। वो बोला नहीं चौबे जी, आपके बाद मेरा नंबर है। क्या बात है। नहीं, आप सुनिए आराम से। बहुत शानदार आपका प्रोग्राम होने जा रहा है। अभी बहुत बड़े कवि बैठे हुए हैं, हम लोगों ने शुरुआत की है और मेरा नंबर है। मित्रों, प्रदीप जी कहें या नहीं कहें, लेकिन ऐसे महको कि बाहरों को होश आ जाए और तालियां ऐसी बजाओ कि प्रदीप जी को और जोश आ जाए। जोरदार तालियां हो जाएगा। फिर वही तालियों पे आ गया अगला। अब कोई बात नहीं, लेकिन आदत पड़ जाती है, कोई बात नहीं। एक बार तो गुस्से में आ गया, किसी ने ताली नहीं बजाई तो गुस्से में पब्लिक को डांट दिया, बोले नहीं बजाओगे तो वो श्राप दूंगा कि अगले जन्म में घर घर जाके बजाओगे। तो आप तो सुनो मन से, और इतने अच्छे कवि हैं कि आपकी तालियां अपने आप निकलेंगी। मैं जानता हूँ। अभी आगे वीपी सिंह साहब को सुनेंगे और सरदार जी को सुनेंगे, हमारे मित्र को प्रताप फौजदार, जो आज आपका हीरो भी है, पूरे देश का हीरो है। सरदार भी कविता करते हैं, ये अच्छी बात है। साहब बड़ा मुश्किल बड़ा है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, मैं बता दूंगा आपको। एक बार मेरे घर आया, बोले ठीक 12 बजे आया तो मेरा इम्तिहान लेने लगा। बोले बताओ क्या टाइम हुआ है? तो मैंने भी कह दिया भाई क्या कह दिया भूल जाना। लेकिन सरदार जी बड़े काम के हैं। एक दिन मैं घर पे गया, इसके सरदार जी के प्रताप फौजदार की अजीब ड्रेस पहने बैठा था, ऊपर कोट लगा था, टाई लगी थी, नीचे चड्डी पहने हुआ था। रविवार को गया मैं कहा भाई ये क्या ड्रेस है, ऊपर कोट भी है, टाई भी है और नीचे चड्डी पहनी हुई है। बोले आज संडे है, कहाँ जाना है, ऐसी चड्डी पहनी। मैं कहा फिर ये सूट क्यों पहना है? बोले क्या पता कोई आ जाए। वो ये वाली बात है, मस्त आदमी है, सुनेंगे आप। आइए, मैं आपका थोड़ा मन लगाना चाहता हूँ, इसी वजह की बात है। बच्चे भी हैं, बच्चों को कोशिश मत, बच्चे न होते तो हम लोग यहाँ पर क्यों होते। आइए मैं सुनाता हूँ कुछ आपको ऐसा जो आपको मन। स्वागत। एक नेताजी बहुत गड़बड़ किया करते थे, कविता शुरू करता हूँ। स्वागत। शब्द शब्द से खेलना कवि का काम होता है। जय हो। एक नेताजी बहुत गड़बड़ किया करते थे, चाहे जब दल बदल लिया करते थे। आज इस दल में, कल उस दल में, परसों उस दल में, नरसों उस दल में, कुल मिलाकर के रहा करते थे वो दल दल में। जय हो, जय हो। मैं शब्दों से खेलने वाला कवि हूँ, उसका मजा लीजिए। स्वागत।
एक नेताजी बहुत गड़बड़ किया करते थे, चाहे जब दल बदल लिया करते थे, आज इस दल में, कल उस दल में, परसों उस दल में, नरसों उस दल में, कुल मिला करके रहा करते थे। वो दल दल में उनकी पत्नी बहुत परेशान रहा करती थी, आसपास की औरतें ताना मारती थी, तेरा 2 कौड़ी का पति। चाहे जब दल बदल लिया करता है, जरा भी शर्म नहीं किया करता है, उसे सुधार। तो एक दिन दुखी पत्नी ने अपने पति को सुधारा और अपना लिखा हुआ एक दोहा फेंक के मारा कि दल बदलू को देखकर पत्नी आपा खोए, दल बदलू को देखकर पत्नी आपा खोए, अब के दल बदला अगर मैं बदलूंगी तोए। ये बात, दल बदलू को देखकर पत्नी आपा खोए, अब के दल बदला अगर मैं बदलूंगी तोए। मैं आपको बता दूं कि किसी दोस्तों में बड़ा पुराना कवि हो गया साहब, 35 से रायगढ़ी पता नहीं कितनी बार आया होगा मैं। अब तो पहले मैं लंबी कविता सुनाता था, तो माना लंबी कविता सुनाने का था। आजकल ऐसा नहीं होना चाहिए, समय बड़ा कम है, माइक्रो युग है, और छोटी छोटी कविताओं में भी बात कहना चाहिए, लंबी कविता बिल्कुल नहीं। एक कवि ने बहुत लंबी कविता सुना दी कवि सम्मेलन में, तो सामने बैठा है VIP चल बसा। लंबी कविता सुनते ही वो लंबा हो गया, उस पर हत्या का मुकदमा चला। जज ने कवि से कहा कि तुम्हारी कविता से कवि की हत्या, एक आदमी की हत्या हुई है, तुम पे हत्या का मुकदमा चलने वाला है, फांसी तुमको होने वाली है, मैं ही देने वाला हूँ, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। कवि बोला जज साहब वही कविता मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। तो ये सब ना होने वाला, मैं तो आपको छोटी छोटी कविता सुनाऊंगा जिसमें आपको हंसी भी मिल सकती है और एक विचार भी मिल सकता है। हम लोग हर तरह से कवि हैं, हमसे लोग पता नहीं क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या उम्मीद करते हैं, और उनके ऊट पटांग सवालों का हमें अपनी हाजिर जवाबी का सिक्का जमाने की जवाब देना पड़ता है। जी स्वागत। मोबाइल बज रहा है अलविदा खत्री का, आइए सुनिए कि देखिए क्या होता है। एक चुनाव हारे उम्मीदवार ने हमसे पूछा, सुनिए, हमारे ग्वालियर के थे, चुनाव हार गए थे, बड़े कॉन्फिडेंस वाले नेता थे, हर बार चुनाव जीत जाते थे। पहली बार वो एक बार हार गए, क्योंकि पहली बार जनता को अकल आ गई, हार गया, इतना सदमा पहुंचा कि आत्महत्या को जानने लगा। पहली बार ठीक काम कर रहा था, लेकिन मैं मिल गया, 20 बजे प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया, और आत्महत्या को जाते जाते उसने मुझसे क्या पूछा और मैंने उससे क्या कहा आपकी तरफ से वो सुनो। एक चुनाव हारे उम्मीदवार ने हमसे पूछा, बताइए चौबे जी वोटों और जूतों में क्या फर्क है। जैसा मन का हाल था वैसी सवाल था। एक चुनाव हारे उम्मीदवार ने हमसे पूछा, बताइए चौबे जी वोटों और जूतों में क्या फर्क है। हमने कहा प्यारे लाल, वोट पड़ते हैं तो गिने जाते हैं। आप समझ गए, बहुत बड़ी बात है, आगे बोलने की जरूरत ही नहीं। एक चुनाव हारे उम्मीदवार ने हमसे पूछा, बताइए चौबे जी वोटों और जूतों में क्या फर्क है। हमने कहा प्यारे लाल, वोट पड़ते हैं तो गिने जाते हैं। आगे बोलने की जरूरत ही नहीं थी। वो इतना पिटा, वो इतना भागे आया था कि उसका चेहरे बता रहा था कि वो क्या और कितने गिन के आया है। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं। राणा साहब, मिसेस राणा, आइए सुनिए, मैं सुनाता हूँ। मैंने बताया कि मैं आज तक बड़ी छोटी छोटी कविताएं इशारों से लिखता हूँ, इशारों की कविताएं। चाय आ रही है शायद, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, दुनिया का रिवाज है। लगे रहो मुन्ना भाई, हम लोग मजे लेंगे। वो तो मैंने देख लिया, इसलिए डिस्टर्ब हो गया हूँ मैं, क्योंकि ब्राह्मण दूसरों को खाते पीते नहीं देख सकता। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पियो पियो भैया, मेरे लिए गिलास छोड़ देना, सूंघ के काम चला दूंगा। आइए, अगर माफा मता लीजिए, मुझे तो सुनाने के लिए कहा गया है तो सुनाता हूँ। जी स्वागत है, स्वागत है। बिल्कुल नई कविता है, बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए है। इशारे से बात करूंगा। साली ने जीजा से कहा, क्या बात, आप इशारा लीजिएगा। साली ने जीजा से कहा, जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले, जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। अगर बात अच्छी लगी हो तो आप मैं बता दूं कि हल्की बात नहीं होगी, हल्की फुल्की तो हो सकती है, हल्की बात नहीं। साली में मजाक, जीजा में मजाक होता है। इशारे से बात कह दी तो अच्छी लगती,
साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। और एक इशारे की गुप्ता सुनिए, मैं तो इशारे से बात करता हूँ, समझदार लोग बैठे हुए हैं, समझदार को इशारा काफी है। एक किताब में एक सुंदर औरत की तारीफ पढ़ रहा था जी। एक किताब में एक सुंदर औरत की तारीफ पढ़ रहा था। क्या सुंदरता थी, आधे घंटे तक मैं ही हंसता रहा। सुंदरता भी, सुन लीजिए, सुंदरता भी हंसा सकती है अगर वो हिंदुस्तान की हो। मजा लीजिए, किताब में लिखा हुआ था कि उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। ऐसे आनंद दीजिए मेरे तो आप छोटे से। उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। बात करने का तरीका होता है। सुनिए प्रताप फौजदार जी, एक सीन मैंने देखा, मैं तो बताया क्या थी, मैं तो दुनिया को सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। एक नौजवान लड़का लड़की बस स्टॉप पे बात कर रहे थे और आपस में हंस भी रहे थे। तो दूर खड़े हुए दो आदमी उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, दोनों हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, नौजवान है, लड़की भी नौजवान है, और दो लोग दूर खड़े खड़े बात कर रहे हैं। हिंदुस्तानी आदमी कुंठित होता है। तो एक आदमी ने दूसरे से कहा कि क्या वह युवक उस युवती का भाई है? क्या वह युवक? अब आप सुनना, क्या वह युवक उस युवती का भाई है? तो दूसरा बोला नहीं, वो युवती उस युवक को भाई है। हाय हाय, क्या बात है दादा, वाह 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 वाह। एक बात है, क्या वह युवक उस युवती का भाई है? दूसरा बोला नहीं, वो युवती उस युवक को भाई है। तो ये वाली बातें आपको सुनाने के लिए मैं क्या बताऊं, बहुत सारी बातें मेरे पास में होती हैं जो आपको सुनाने के लिए होती हैं। छोटी छोटी बातें आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तानी स्त्रियां अपनी मां सिंदूर डालती हैं। मैं एक ऐसी पड़ोसिन बहन जी को जानता हूं जो हरे सिंदूर का प्रयोग करती हैं। क्या बात? हरा सिंदूर डालती है। एक दिन मैंने पूछ लिया, बहन जी आपने हरा सिंदूर क्यों डालती है? तो शर्मा के बोली, चौबे जी मेरे पति रेलवे ड्राइवर हैं। मेरे पति रेलवे ड्राइवर हैं, अगर मैं हरा सिंदूर न डालूं तो लाल झंडी देख करके गाड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं चली जाए। क्या करें कि हिंदुस्तान में सब जगह ऐसी दिखता है। क्या बात है। ये छोटी छोटी बातें जो आपको सुनाने के लिए, समझाने के लिए, बच्चों के लिए कह दिया। बेचारे बच्चे कहाँ जाएं, लाने वाले तो हम ही लोग हैं, तो चले कहाँ जाए। इसलिए बच्चों को मत कोसिए। बच्चे बड़े शार्प होते हैं। किसी जमाने में बच्चे भोले भाले होते थे, आजकल केवल भाले होते। उनका भोलापन तो टेक्नोलॉजी ने छीन लिया, कंप्यूटर ने छीन लिया, और छोटी उम्र में बहुत बड़े हो गए बेचारे। उनका दोष नहीं है। किसी जमाने में भोले भाले होते थे। मास्टर आज भी भोंडे सवाल पूछता है, बच्चा जल्दी में है, कंप्यूटर युग का है, जल्दी बोल के निकल जाना चाहता है। आइए कुछ सीन आपको सुनाता हूँ, बच्चों के बीच में रहिए जी। स्वागत है। एक मास्टर ने क्लास में बच्चे से पूछा कि लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर टेंस बनाओ। लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर टेंस बनाओ। बच्चा फौरन बोला, अब लालू दूध देगा। कोई बात अब उसका गलत नहीं तो बताइए। ये जरा चाय वाले को एक मिनट के लिए रोक दीजिए, मेरा ध्यान बार बार पीछे था तो ठीक था, अब आगे जा गया। संकट खड़ा कर रहा है मेरे लिए। याद रख दे, बाद में मैं खुद ही बांट दूंगा। आइए थोड़ा बच्चों मास्टर के बीच। राणा साहब क्या सकते, इतने संस्थान हो गए साहब, एजुकेशन को मार्केट बना दिया। बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े विश्वविद्यालय गारंटी देते हैं प्लेसमेंट की, ये है वो है। एक नौजवान एक विश्वविद्यालय में खड़ा हुआ, एमबीए का फॉर्म भर रहा था। तो वहां खड़े चपरासी से उसने पूछा कि क्यों भैया ये विश्वविद्यालय बहुत बढ़िया है ना? तो चपरासी बोला कि हाँ बहुत बढ़िया है, हमने खुद यहाँ से एमबीए किया है। और जितने चपरासी देख रहे हो वो सब एमबीए हैं। एजुकेशन मतलब यह है गंभीरता की कि ज्ञान की गारंटी नहीं है, नौकरी आपको जरूरी है। ऐसी एजुकेशन हमारी किस काम की है? वही बच्चों की बात कर रहा था कि लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर टेंस बनाओ। बच्चा फौरन बोला, अब लालू दूध देगा। वो तो बच्चा अच्छे खानदान का था कि दूध ही दिलवाया, वरना आप तो जानते हैं कि चारे के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट होते हैं। कहना यह चाहता हूं, दोस्तों सुनिएगा, कहना यह चाहता हूं कि बच्चों को छेड़ो मत। बच्चा बोल देगा तो आपकी पोल खोल देगा। एक बच्चा घर के बाहर बैठा रो रहा था। मैंने पूछा क्यों रो रहा है? बोला अंकल घर के अंदर माँ बाप में झगड़ा हो रहा है। मैंने कौन है तेरा बाप? बोले इसी बात पे हो रहा है। अब आप क्या कीजिए, बच्चे ने तो बोल दिया, अपना मुंह खोल दिया, आपको तोल दिया।
बच्चे बड़े शार्प है साहब, बच्चों से कभी ना बोलो, बच्चे बहुत शार्प हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको, मास्टर वही 16वीं शताब्दी का बीड़ी खींचू, और नए जमाने का बच्चा कंप्यूटर वाला शॉर्टकट वाला निकलना चाहता है, वो अपने हिसाब से जवाब देता है। एक मास्टर ने बच्चे से अजीब सवाल पूछा, बिल्लू बिल्लू तेरे पिताजी क्या करते हैं? अब आप डायलॉग सुनना दोनों का। बिल्लू तेरे पिताजी क्या करते हैं? बिल्लू बोला, मास्टर साहब हम लोग 20 भाई बहन हैं। अब बिल्लू ने अपने जरूर ठीक कह दिया कि हम 20 भाई बहन हैं, तो मास्टर की समझ में नहीं आया। बोले यार ये बता के पिताजी क्या करते हैं? तो बिल्लू बोला, अभी आपको बताया ना मास्टर कि हम लोग 20 भाई बहन हैं। इस बार मास्टर का धैर्य भी छूट गया और बिल्लू पे हाथ भी। बोला ये क्यों नहीं बताता कि पिताजी क्या करते हैं? बिल्लू बोला, मास्टर साहब जो आदमी इतना व्यस्त रहता हो उसके पास में रचनात्मक कार्य के लिए टाइम नहीं वहां बचता। क्या कहूँ, बच्चों के पास जाइए, बच्चों को समझिए, बच्चे जो बोलते हैं। मैं तो बच्चों के बीच में बहुत रहता हूँ साहब, आप तो ताली बजाते हैं, मैं बच्चे के मनोविज्ञान खूब जानता हूँ, बच्चों के साथ में बच्चा हो जाना चाहता हूँ, तभी ज्ञान मिलता है। लेकिन मास्टर ऐसा नहीं होने देता। ये एक बहुत ही घिसे हुए मास्टर ने बच्चे से पूछा, खालिस्तान भरो, फिल अप द ब्लैंक। वो भरवाते ना खालिस्तान भरो, तो मास्टर खालिस्तान भरवा रहा था। बिल्लू खालिस्तान भरो, 100 चूहे खा के बिल्ली ... चली। आप सभी जानते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मगर बिल्लू नहीं जानता था। तो मास्टर ने पूछा, 100 चूहे खा के बिल्ली ... चली, खालिस्तान भरो। तो बिल्लू ने कहा कि साहब 100 चूहे खा के बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। तो मास्टर ने चाटा दिया, अबे टेढ़ी मेढ़ी चली कि हज को चली? तो बिल्लू बोला, क्या बात करते हैं मास्टर साहब, 100 चूहे खा करके बिल्ली अपनी जगह से हिल तक नहीं सकती, हज को तो क्या जाएगी? और वो तो आपकी बात रखने के लिए मैंने थोड़ा बहुत चलवा भी दिया। क्या कहने, वाह। नहीं तो हज तो आप ही को जाना पड़ता मास्टर साहब। क्या कीजिए, बच्चों को स्वाभाविक ज्ञान तो देता नहीं है, मास्टर तनख्वाह के लिए आता है, ज्ञान बांटने के लिए नहीं आता। एक और अंतिम बात बच्चे को सुनाता हूँ, फिर थोड़ी सी और हंसी की बात आपकी महफिल में करने की कोशिश होगी। जी। एक अंतिम बात बच्चे पर मास्टर ने एक और सवाल पूछा एक बच्चे से कि बता बेटा, माँ और बाप में क्या फर्क है? माँ और बाप में क्या फर्क है? बच्चा बोला, सर माँ कहने से मुंह खुल जाता है, बाप कहने से बंद हो जाता है। वाह वाह, आप खुद बोल के देखिए, माँ बाप। बच्चा ये कहना चाहता है कि माँ के सामने हिम्मत लौट आती है, बाप के सामने हवा बंद हो। जय हो, जय हो। बहुत सारी बातें हैं, आज समय भी कम है और लोग भी कम है, अच्छी महफिल है। मैंने बताया था कि ये लोग तो बड़े कवि हैं जो कविताएं लिखते हैं, मैं कहाँ लिखूँ, मैं तो निकल जाता हूँ जो दिखता है। मैं आपको एक ऐसा सीन दिखाता हूँ जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बात मैंने आपसे वही कही थी कि हल्की बात कभी नहीं करेंगे, हल्की फुल्की कर सकते नहीं। एक बात मैं आपको सुनाता हूँ जो आपने कभी सुनी नहीं देखी होगी। जैसे माँ का दूध आपने खूब सुना होगा कि माँ का दूध पवित्र होता है, पौष्टिक होता है, अमृत होता है। बच्चे को माँ का दूध 4 साल तक पिलाना चाहिए ताकि वो बिल्कुल लौह पुरुष हो जाए। माँ का दूध इतना पॉपुलर हो चुका है कि वो कहावतों तक में आ गया कि बेटा माँ का दूध पिया है तो आ जा मैदान में। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कभी बाप का दूध सुना? हंसिए नहीं, मैंने सुना बल्कि देखा। ग्वालियर में हलवाई की दुकान पे खड़ा था मैं, बाप का दूध सुना मैंने। एक नौजवान आया और हलवाई से 2 लीटर दूध पी के बिना पेमेंट के भागने लगा। हलवाई ने 4 जूते दिए, तेरे बाप का दूध है? मैंने कहा भाई कमाल है, एकदम कह दिया उसने। हो जाए। आप बताओ ना, तो सोच नहीं सकता। मैं तो दंग रह गया, मैं कमाल है, ये हलवाई कितना ज्ञानी है, तेरे बाप का दूध है। लड़का तो भाग लिया, लेकिन मैंने हलवाई के पाँव पकड़ लिए। बोले क्या बात है चौबे जी, मेरे पाँव क्यों पकड़ रहे हो? मैंने कहा आपको पता नहीं है कि बात में आपने मुझे क्या ज्ञान दिया? बोले क्या ज्ञान था? मैंने कहा माँ का दूध फ्री में मिलता है ये तो मुझे पता था, लेकिन बाप के दूध के साथ में 4 जूते भी खाने को मिलते हैं, ये मेरे को हाथ में लगा। ज्ञान चारों तरफ बिखरा पड़ा है, लेकिन हमें मिलता नहीं। अब खाने की बात हुई है, चाय बढ़ गई है, तो मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ। और मानो उधर स्टॉल, वो तो अच्छा हुआ कि स्टॉल दिख नहीं रहा, वरना मैं तो गया था काम से। ब्राह्मण को अगर खाने का खाना आपके कान में बोल दो तो उतने में ढीला हो जाता है। किसी ब्राह्मण से जो आपका पड़ोसी हो, पंगा चल रहा हो राणा साहब, तो खत्म करने का तरीका मैं बताता हूँ। अगर किसी ब्राह्मण से पड़ोसी से आपका पंगा चल रहा हो तो उसको खाना खाने के लिए बुला लो, वो आ ही जाएगा।
खाने के बाद में अपनी थाली लेके उसके सामने बैठ जाओ, उसको पानी की वो मत पूछो, आधे घंटे में निपट लेगा ब्राह्मण। और सीबीआई का बाप पता नहीं लगा सकता कि वो मरा कैसे। वाह वाह, क्योंकि ब्राह्मण खाने के लिए पैदा हुआ। हालांकि ये बात गलत है, मैं खुद चतुर्वेदी हूँ, चौबे हूँ, ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण को बदनाम करने के लिए ऐसा कहा गया। सभी खींच के खाते हैं, मौका मिलता है तो सभी खाते हैं, ब्राह्मण को बदनाम कर दिया, खाऊ कौन है? ये ब्राह्मण को बदनाम करने का षड्यंत्र राणा साहब मैं जानता हूँ। आज देखो मैं क्या वो बताता हूँ मैं आपको, आपके होटल रुके हुए थे हम लोग गेस्ट हाउस में। अब मेरे को भूख लगी तो प्रकाश यादव जी का फोन आया, वो अपने आनंद गोयल के पास में, आनंद गोयल हमारी सेवा में थे बेचारे, फोन आया उनका, बहुत सेवा की आनंद गोयल। तो प्रकाश यादव जी का उनको फोन आया, बोले यार 24 को जल्दी लेके आओ यार, शुरू करना कार्यक्रम लेट हो रहा। उस समय मैं खाना खाने बैठ ही रहा था, लेकिन अगले ने खाना ना खाने दिया गोयल ने, जल्दी चलो 24 जी। मैं क्या कुछ खा लूं? नहीं, बोले वही खाना वही बटेगा। यानी ब्राह्मण को बटता है, आपको मिलता है, जैसे हम भिखारी ना वो। और गोयल बोले आप वही बटेगा। मैंने कहा कब बटेगा? बोले प्रोग्राम खत्म होने के बाद। मैंने कहा खत्म हो गया तो बोला मैं हूं ना। मैंने कहा आप तो हैं लेकिन मैं तो शाकाहारी हूं। अरे बड़ी समस्या, आप जानते नहीं, ब्राह्मण को निपटाने के तमाम प्रयास चलते रहे, ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं साहब, आ गया मैं तो यहाँ पर, अब देखते हैं क्या होता है। ब्राह्मण के बारे में आपको बता रहा था, इस ब्राह्मण से ब्राह्मणों की पीड़ा सुन लीजिए, समझ लीजिए। ब्राह्मण भी समाज के हर व्यक्ति की तरह से मेहनत करना चाहता था, अपनी कमाई का खाना चाहता था, लेकिन बात वही है, हिंदुस्तान में निंदक लोग बहुत हैं। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तानी समाज में, हिंदू समाज में 4 जातियां होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन। क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन ब्राह्मण के कुंठित थे, इस साला बड़ा हीरो बना घूमता है, इसको निपटाना चाहिए। तो क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन प्लान बना करके गए ब्राह्मण के पास में, बोले आप हमारे देवता हैं, आप कोई काम नहीं करेंगे, काम हम करेंगे, आप केवल खाना। ये उनका प्लान था, तो मुफ्ता खिला खिला के इसको निपटा दो। एक दिन ये कटोरा लेके फुटपाथ पे मिलेगा, ब्राह्मण समझा नहीं, फुकट का ऑफर मिला तो खूब खींचा, शताब्दियों तक मुफ्त खाया, स्थायी किस्म का खाऊ हो गया। बाद में महंगाई आ गई, अब कोई पूछता नहीं है। प्लान सक्सेसफुल। ब्राह्मण देवता प्राय दुखी पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी भाव बढ़ जाते हैं जब श्राद्ध पक्ष आते हैं। श्राद्ध पक्ष में हर टुइया ब्राह्मण भी अमिताभ बच्चन हो जाता है। चारों ओर से निमंत्रण आते हैं, हमारे बाबा का खा लो, नाना का खा लो। जिन बाबा और नाना को लोग जीते जी ठीक से नहीं खिलाते, उनको मरने के बाद में ब्राह्मण के माध्यम से खिलाते हैं। ये बात गलत है। मैं श्राद्ध वाद नहीं खाता साहब, न खिलाता न खाता, ढोंग है। जब मैं जिंदा हूं तो खुद अपनी कमाई का खाऊंगा, दूसरे की डेड बॉडी का क्यों खाऊंगा। लेकिन ग्वालियर में मैं भी बड़ा पॉपुलर ब्राह्मण हूँ, मेरे भी निमंत्रण आते हैं श्राद्ध पक्ष में, सुनने लायक बात है, सच्ची बात है। स्वागत। मेरे पड़ोस में ठाकुर साहब ग्वालियर में रहते हैं, श्राद्ध पक्ष में आए, बोले चौबे जी मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आपको खाना खाने आना है। मैंने कहा ठाकुर साहब मैं श्राद्ध का नहीं श्रद्धा का खाता हूँ। वो समझा नहीं, बोले क्या मतलब। मैं कहा जब तेरे पिताजी जिंदा थे तब कभी क्यों नहीं बुलाया, तब कभी नाश्ते पे नहीं बुलाया, मरने के बाद में डायरेक्ट लंच पे बुला रहा है। मैं तेरे पिताजी का एजेंट हूँ क्या, उनका माल खाऊंगा वहीं पहुंच जाऊं। मैंने कहा मैं तो नहीं आ रहा। तो ठाकुर बुरा मान गया, बोले नहीं आओगे तो अगले साल तुम्हारा ही मनेगा। तब मैं गुस्से में आ गया, मैं तैयारी करने में आ रहा हूँ, तो भगवान ने चाहा तो आज शाम को तेरा मना के लौटूंगा। दोस्तों किस्सा तो आगे है। मैं बहुत गुस्से में उसके पिता के श्राद्ध में खाने गया, पालती मार के बैठा, 3 घंटे तक नॉन स्टॉप खाया। ठाकुर भी मेरी क्षमता देख करके उग गया, बोला बीच में पानी तो पी लो। मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे। क्योंकि मैं तो प्लान बना के गया था, मुझे मालूम था बोलेगा। बोला बीच में पानी तो पी लो। उसको लगा कि ये भी खा के कहीं यही नहीं लेट जाए, तो 2-2 बापों का एक साथ में क्या करूंगा। बोला बीच में पानी तो पी लो। मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे और बीच में तू मत आ, वरना हूं तो मैं ब्राह्मण, मगर आज इतने गुस्से में हूं कि नॉनवेज भी खा सकता हूं। ठाकुर ऐसा भागा, फिर नहीं दिखा,
इस देश में पेट की अनंत संभावनाएं हैं। पेट पे कुछ भी कितना भी जा सकता है। मुझे याद है एक हाथी का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर ने नर्स से पूछा, अपने औजार तो गिन दिए, पूरे तो हैं? नर्स बोली, डॉक्टर साहब औजार तो पूरे हैं मगर छोटे वाले डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे। तो दोस्तों, असली बात तो यह है कि ये जो मेरा फूला हुआ पेट आप देख रहे हैं, ये खाने के मारे नहीं, मस्ती के मारे फूला हुआ है। लोग समझते हैं बहुत ज्यादा खाता हूँ, यकीन कीजिए मैं बहुत कम खाता हूँ। लोगों के गम खाता हूँ, हिंदुस्तान की हालत पर रहम खाता हूँ। आप मेरा भरोसा करें तो मैं आपकी कसम खाता हूँ, बहुत कम खाता हूँ। वाकई साहब, और आप किसी को भरोसा ना हो कि मैं ज्यादा खाता, ऐसा लगता हो, मैं तो वाकई बहुत कम खाता हूँ। किसी को विश्वास ना आ रहा हो तो कल अपने घर बुला के देखिए। आप हमारे मालिक हैं, और एक बार मैं आपके यहाँ खाना खाने आया तो भगवान आपका मालिक होगा। हंसने की बात नहीं, मैं वाकई बहुत कम खाता हूँ। लेकिन कोई अगर मेरे को चैलेंज कर दे तो मैं निपटा ही देता हूँ। अभी हमारे पड़ोस में अलविदा जी, एक मेरे पड़ोसी रहते हैं, व्यापारी आदमी है। पड़ोसियों में खुन्नस होती है। मुझसे बहुत नाराज रहते थे वो। उनका टाइम बड़ा खराब आ गया, धंधा बैठ गया। तो अगले ने 15 लाख रुपए बैंक से लोन लेकर के भोजनालय खोला, शाकाहारी भोजनालय, और दुकान अच्छी चले। शुरू में शानदार, उसने बड़ा ही सस्ता रेट रखा। आप कल्पना ही कर सकते हैं, इस जमाने में 25 रुपए में थाली, 25 रुपए में थाली, बाहर बोर्ड लगा दिया उसने। 25 रुपए में थाली, जिसमें 6 रोटियां शुद्ध घी वाली, ये बड़ी कटोरी दाल की, 2 सब्जियां, ये अचार, पापड़, रायता, फायदा, दुनिया भर का, गुलाब जामुन भी 2, और अंत में पेपर नैपकिन भी। बाहर बोर्ड लगा दिया, इतना तो 25 रुपए में पाए, और अगर 50 रुपए लेके आए तो चाहे जितना खाएं। ये पंक्ति मेरे लिए आकर्षक थी। 25 रुपए में मेरा क्या होता? मैंने कहा फंसा साला ये, उसको मेरा हिसाब नहीं मालूम था। 50 रुपए लेके आए तो चाहे जितना खाएं। तो दूसरे दिन ओपनिंग था 11 बजे, मैं 50 रुपए लेके पहुंचा। ठीक 11 बजे पहला ग्राहक मैं था और आखिरी भी। सुबह 11 से शाम 8 तक मैंने किसी को घुसने नहीं दिया। वो आता कैसे? तवे से रोटी उतरी वो मेरे पास। पूरा मामला मैंने साफ कर दिया। खाना बनाने वालों तक ने भंडारे में खाया। 8 बजे पूरा पेट मामला साफ करके अपना पेट भर के बाहर निकला। मैं मुंह छुपे ताव देता हुआ, पेट पे हाथ फेरता हुआ, तो दुकान का मालिक मुझे काफी जली हुई निगाहों से देख रहा था। दूसरे दिन मैं फिर 50 रुपए लेके पहुंचा तो वहां एक बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ केवल मनुष्यों को खाना खिलाया जाता है। एक ही दिन में ताले की हवा निकल गई। हम मेरी तो निकल ही गई। कई मुसीबतें हैं, आप हंसते हैं, लेकिन क्या करें कि खास तरह से कभी की यही मुसीबत। क्या बात। थोड़ा सा और आपके बीच में समय की कमी है। कम समय में जो ज्यादा बढ़िया सुना दे अच्छी बात है। आप तो फिर भी कम कवि हैं और कम श्रोता हैं, वरना हाँ। लेकिन साहब एक बार दिल्ली में प्रोग्राम हो रहा था, अलविदा खत्री संचालन कर रहा था। 50 कवि थे, आधे घंटे का टाइम। एक कवि को 2.5 मिनट, एक मिनट में 2.5 कवियों को पढ़ना था। आप भाग देखे देखो, 50 में आधे घंटे का, 1 मिनट में 2.5 बैठेंगे। 1 मिनट में 2.5 कवियों को पढ़ना था। मेरा नंबर 2.5वां था। अब जो कवि मंच पर जाए तो संचालक बोले समय कम है, समय कम है। मैं गया तो मेरे लिए भी समय कम है। तो मैंने इसी से बात बना दी। मैं कहा दोस्तों, समय कम है, समय इतना कम है कि ये बताने के लिए भी समय कम है कि समय कम है। बुद्धि से काम लो तो तालियां बज जाती है। आइए, इशारे हो रहे हैं कि छोटी छोटी कुछ बातें हो रही हैं। ग्वालियर में रहता हूँ, चंबल का इलाका है, जंगल में मकान बनाया राणा साहब मैंने ताज़ा हवा में रहने के लिए। मैं वहाँ को डाकुओं का बड़ा डर रहता, तो दोस्तों ने सलाह दी कि आप कुत्ते भी पाल लीजिए सुरक्षा के लिए। मैंने कुत्ते पाल लिए। उन दिनों में काफी मोटा था और मेरे घर में कुत्ता भी काफी मोटा था, तो मैंने गेट पे बोर्ड लगा दिया, मोटे कुत्ते से सावधान। अब हर आदमी मेरे को अतिरिक्त आदर की निगाह से देखने लगा। एक ने तो डायरेक्ट ही पूछ लिया, आप ही हैं क्या? तब मैं समझा गलती हो गई भैया। मैंने बोर्ड उतार दिया, सोचा समस्या गई, लेकिन समस्या नहीं गई और बढ़ गई। 4 दिन बाद में मार्केट में अपने कुत्तों के लिए अंडे खरीदने गया। तब क्या हाल हुआ? अंडे खरीदने गया तो मैंने अंडे वाले से बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा, जो कोई भी पूछता। मैंने उससे पूछा कि आपने ये अंडे कैसे दिए? आप लोग भी गलत समझ रहे हैं। जैसे अपन पूछते हैं आलू कैसे दिए, प्याज कैसे दिए,
उसी लपेट में पूछा मैंने उससे कि आपने ये अंडे कैसे दिए, तो घूर के बोला चौबे जी आप भाव पूछ रहे हैं कि तरीका। मुझको देखती आदमी बिगड़ लेता। चौबे जी आप भाव पूछने के तरीका, मैंने कहा यार भाव बताते तरीका तू जाने, इंडस्ट्री तेरी है कि मेरी है। मुझसे मिलते ही लोगों का कैरेक्टर खराब होने लगता है। मेरा बेटा खराब अंडे खरीद लाया, वापस करने में गया, दुकान पे एक नौजवान बैठा था, तो मैंने उससे पूछ लिया कि अंडे आपने दिए थे? वो बोला कितने बजे की बात है? मैंने कहा अंडे भी घड़ी देख के देता है क्या? बोला नहीं। बोले कितने बजे की बात है? मैंने कहा 12 बजे की होगी। वो बोला उस समय मेरे पिताजी ने दिए होंगे, 12 बजे रोज वही देते हैं। और मैंने कहा आप? बोले मैं तो 8 बजे देके निकल देता हूँ। मैंने कहा आप दोनों बाप बेटे के अंडे ही देते रहते हैं। वो बोला खानदानी बिजनेस है, बाबा भी दिया करते थे और कभी कभी संडे को हमारे बच्चे भी दे दिया करते हैं। आप ताली पीटते हैं, मैं अपना माथा पीटता हूँ, कोई हमारी बात समझता नहीं, सब हमें हंसोड़ मानते हैं। और हम लोग गालिब के वंशज हैं, उसका भी दर्द था, हमारा भी दर्द है। एक गालिब के एक शेर के साथ में अपनी पाली समाप्त करना चाहूंगा कि बनाकर फकीरों का हम भेज गालिब, बनाकर फकीरों का हम भेज गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं, तमाशाए अहले करम देखते हैं। वंश मोर की कुछ आवाजें आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। पहला दौर जो होता है कवि सम्मेलन का, मतलब वो बानगी का दौर होता है, टेलर का दौर होता है, ये पहला दौर चल रहा है अभी। और बच्चों से भी मैं प्रार्थना करूंगा थोड़ा सा शोर कम करें तो अच्छा है, करें तो भी कोई खास बात नहीं है, हम कुछ कर नहीं